आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। भारत ने आज पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया और मैसेज सीधा एंड सिंपल है। आतंकवादी घटनाओं पर लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को पालेगा तो खामियाजा भुगतेगा। मुनीर अगर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देगा तो नहीं बचेगा। विदेश मंत्री ने ये बात एससीओ समिट में सभी सदस्य देशों के ऑफिशियल्स के सामने कही है। एससीओ में एक मेंबर चीन है तो दूसरा मेंबर पाकिस्तान भी है। भारत ने 2 कदम आगे बढ़कर बात की है तो हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया है कि आत्मरक्षा का अधिकार इंडिया के पास रहेगा और भारत हर बार इस अधिकार का प्रयोग करेगा। यानी हम अब अटैक जरूर करेंगे। पहले हमला ना करने की नीति भारत ने अब छोड़ दी है। अगर पाकिस्तान हमला करेगा, आतंकी हमला कराएगा तो हिंदुस्तान वेट नहीं करेगा, घर में घुसकर फिर से मारेगा। विदेश मंत्री की इस चेतावनी का पाकिस्तान पर क्या असर होगा और क्या हिंदुस्तान बहुत जल्द अटैक करेगा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। Bleed मुनीर with 1000 cuts, यानी मुनीर को 1000 घाव देकर लहूलुहान करने का प्लान बन चुका है। जैश के फिदाइन, लश्कर के फिदाइन का अब्बूजान आसिम मुनीर अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है। मुनीर को 10, 20 नहीं, 30 नहीं, 1000 कट दिए जाएंगे। वो वक्त बेहद करीब है। ना तो मुनीर बचेगा, ना मुनीर के फिदाइन बचेंगे, ना पाकिस्तान बचेगा। इन सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तानी फिदाइन और फिदाइन के मुनीर अब्बूजान की जान आज नहीं तो कल जरूर जानी है, इसकी 100% गारंटी है। दिल्ली बम धमाकों में जैश का एंगल स्टैब्लिश होने के बाद आत्मघाती हमलावर उमर का सुसाइड अटैक की बात करने वाला वीडियो सामने आने के बाद अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है। दिल्ली में सीरियल बम धमाकों की पूरी पटकथा एलओसी के उस पार पाकिस्तान में ही लिखी गई और ये स्क्रिप्ट लिखने वाला था जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और लश्कर का चीफ हाफिज सईद। और इसका खुलासा पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी के एक वायरल वीडियो से हुआ। गौर से सुनिएगा इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहा है। मौलाना मसूद अजहर साहब ने एक ऐलान किया है और उनका ऐलान ये है कि इंडिया ने क्योंकि मेरे घर पे, मेरे मदरसे पे हमला किया है तो अब मेरे पास ये हक है कि मैं उसका बदला लूं। और मौलाना मसूद अजहर साहब जो हैं वो इंडिया उनसे बड़ा घबराता है क्योंकि उनकी रूट्स बहुत गहरी हैं और उनके जो फदाई हैं वो भी कमाल लोग हैं। वो जान दे देते हैं लेकिन अपना हदफ जो उस तक पहुंचते हैं। तो मौलाना मसूद अजहर साहब ने अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। जब ये खबर बाहर निकली है तो उसके बाद इंडिया के अंदर खासा कोहराम बरपा है क्योंकि मौलाना मसूद अजहर साहब की वहाँ पे बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर और साथ साथ हाफिज सईद साहब की भी इस्टेब्लिशमेंट है और इन्हें सिर्फ पाकिस्तान ने रोका हुआ था। इनको बाकायदा बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था कि आपने कोई किसी किस्म की हरकत नहीं करनी, लेकिन अब इंडिया ने हरकत करके इन लोगों को जवाब दे दिया है कि ये बदला ले सकते हैं। अब अगर इंडिया के अंदर धमाके होने शुरू हो जाते हैं या ये अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर देते हैं तो खुद अंदाजा लगाएं कि इंडिया कहां पे स्टैंड करेगा क्योंकि ये लोग इंडिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। मसूद अजहर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ हिंदुस्तान में मौजूद अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया था बल्कि पाकिस्तान में भी अपने आत्मघाती दस्तों को हमले के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। और ये जैश की ये तैयारी इस वक्त भी चल रही है और इसका सबसे ताजा सबूत एक पोस्टर के तौर पर सामने आया है। जैश ने एक नया फंड इकट्ठा करने वाला पोस्टर घुमाना शुरू कर दिया है। इस पोस्टर में जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादियों के लिए डोनेशन देने की अपील कर रहा है। पोस्टर में जैश के हर आत्मघाती हमलावर के लिए, हर आतंकवादी के लिए 20,000 पाकिस्तानी रुपए मांगे जा रहे हैं ताकि उससे आतंकियों के लिए विंटर किट खरीदे जा सके। इसके अलावा जैश ने एक और पोस्टर जारी किया है जिसमें उसने 25 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान में एक बहुत बड़े जलसे की तैयारी की है। पाकिस्तान में जैश और लश्कर के फिदाइन दस्तों की ये पूरी तैयारी पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की देखरेख में हो रही है और इसी से जुड़ा एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। कुछ घंटों पहले इस्लामाबाद में एक सीक्रेट लोकेशन पर बंद कमरे में आईएसआई और आतंकी संगठनों के बड़े बड़े चेहरे बंद कमरे में मीटिंग करते नजर आए हैं। इस वीडियो में आईएसआई और आतंकी संगठनों से जुड़े 10 लोग साफ साफ नजर आ रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसी से संकेत मिल रहे हैं कि मुनीर इस वक्त भी अपने फिदायीन आतंकियों से कोई बड़ा हमला कराने की फिराक में है। यह वही फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा है जिसने पहलगाम हमले के बाद और हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जुलाई के महीने में खुलासा किया था कि मुनीर जैश और लश्कर की मदद से भारत के भीतर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को दहलाने का प्लान बना रहा है। आदिल रजा ने तब यह भी कहा था कि मुल्ला मुनीर भारत में मौजूद जैश और लश्कर के स्लीपर सेल से बम धमाका करने वाला है और नवंबर में यह बात सच साबित हो गई। हिंदुस्तान में तो लश्कर और जैश के फिदायीन आतंकियों की धरपकड़ फुल स्पीड से हो रही है। शाहीन पकड़ी गई है, जासिर बिलाल नाम का आतंकी पकड़ा गया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर ने अपने आत्मघाती हमलावरों को जैश और लश्कर के फिदायीन दस्तों को फ्री हैंड दे रखा है। फिदायीन आतंकियों की ट्रेनिंग सुबह शाम दिन रात चल रही है। मुनीर ने जैश के साथ लश्कर के फिदायीन भी एक्टिवेट कर दिए हैं। पीओके में बस कुछ घंटों पहले लश्कर के आतंकी बंद कमरे में मिले हैं और ये उन्हीं 3 आतंकियों की तस्वीरें हैं। अलग अलग लोकेशंस पर जैश और लश्कर के कई सारे कैंप्स खुल गए हैं जहां छोटे छोटे बच्चों का फिदायीन दस्ता तैयार किया जा रहा है। इन सबका ब्रेन वॉश करके इन्हें जिंदा बम बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इस शख्स ने जिस सैफुल्ला कसूरी का जिक्र किया वो लश्कर का कमांडर है, मुनीर का करीबी है और अब पाकिस्तान के भीतर से जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें जैश और लश्कर के फिदायीन आतंकी भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भारत से डर भी रहे हैं, थर थर कांप भी रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये देखने से पहले इन आतंकियों की बातें सुनिए। इंडिया हिंदू और बिलखसूस उनका वजीर आजम, इंडिया हिंदू और बिलखसूस उनका वजीर आजम, उससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि तकलीफ ज़्यादा हो गई। उसका अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतनी तकलीफ ये देंगे। उसके पेट में मरोड़ काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान को इस वक्त जो शदीद ख़तरात लाहक हैं उनमें सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो फितनतुल ख़वारिज का है, कि जो जिनका सबसे बड़ा टारगेट मुसलमान होते हैं, कलमा गो होते हैं। पिछले दिनों में इन्होंने बहुत ही सफाकी का और एक अपने जो उनका एक मखसूस एक फ़िक्र है उसको समझ लो सामने रखते हुए पाकिस्तान पर सबसे भयानक हमला किया। और वो हमला मेरा ख्याल है मेरी दानिश्त में जो उनका प्लान था वो बहुत खौफनाक था। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी जानते हैं, मुनीर जानता है कि अब की बार फिदायीन आतंकियों और उनके अब्बू मुनीर को हिंदुस्तान 1000 कट देकर मारने वाला है। और जब से इंडियन आर्मी ने पिक्चर अभी बाकी है वाली चेतावनी जारी की है, तब से पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूले हुए हैं। जैश और लश्कर के फिदायीन आतंकियों और दूसरे आतंकियों का जमावड़ा इन दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लग रहा है। मुनीर की फौज की निगरानी में सबका ग्रैंड वेलकम भी हो रहा है। ये तस्वीरें कुछ घंटे पहले ही लश्कर से जुड़े हैंडल्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे हथियारबंद आतंकियों के बीच से होते हुए लश्कर के कई आतंकी अपने नए अड्डे को इनॉग्रेट करने पहुंचे हैं। अब वीडियो नंबर 2 देखिए। ये भी लश्कर तैयबा के ही आतंकवादी हैं। जमीन पर दरी बिछाए बैठे ये सारे आतंकी जिस शख्स की तकरीर सुन रहे हैं ये कोई और नहीं, लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ है। वही अब्दुल रऊफ जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में फातिया पढ़ रहा था। जैश और लश्कर के ऐसे ही कैंप्स में फिदायीन हमलावरों का ब्रेन वॉश करके उन्हें टेरर एक्टिविटी के लिए तैयार किया जाता है और भारत पर हमले के लिए भेजा जाता है। CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर तैयबा में करीब 3000 आतंकवादी हैं और इनमें से एक बड़ी संख्या फिदायीन हमलावरों की है। यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के पास भी हजारों की संख्या में आतंकी मौजूद हैं, जिसमें फिदायीन आतंकियों की एक बड़ी संख्या है। और इंडियन आर्मी चीफ ने कुछ घंटों पहले जो हिंट दिया है उससे भी यही इंडिकेशन मिल रहा है कि अगली बार हिंदुस्तान मुल्ला मुनीर की फिदायीन फैक्ट्री को सबसे पहले टारगेट करने वाला है। इस बीच दिल्ली बम धमाकों में जैश वाले एंगल के अलावा एक और एंगल निकल कर आ रहा है और वो एंगल है बांग्लादेश वाला।
इंटेलिजेंस एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट में ढाका वाला लिंक मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि धमाके के लिए इस्तेमाल किए गए विस्फोटक पाकिस्तान के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे और वहां से हिंदुस्तान पहुंचे। और यह शक इसलिए गहरा होता जा रहा है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी सैफुल्ला सैफ और बांग्लादेशी सरकार के ऑफिशियल के बीच बातचीत हुई थी। दिल्ली धमाकों से ठीक पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लश्कर का सैफुल्ला सैफ ढाका में वर्चुअली एक मीटिंग में शामिल हुआ था। इस मीटिंग में पाकिस्तान से लश्कर का आतंकी था, तो बांग्लादेश में 7 लोगों ने मीटिंग अटेंड की, जिसमें प्रतिबंधित इस्लामिक ग्रुप हिजबुल तहरीर का जुबैर अहमद चौधरी था, मरकजी जमियत अहले हदीस का इब्तिसाम इलाही जहीर था, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में होम अफेयर्स का चीफ सेक्रेटरी नसीरुल घनी था। इसके अलावा मीटिंग में आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का हाफिज शोजादुल्ला और हाफिज अली मौजूद था। मीटिंग में विस्फोटक बनाने में एक्सपर्ट सुमोन अहमद नाम का शख्स भी था। इसी मीटिंग में सैफुल्ला सैफ ने भारत में बड़े पैमाने पर टेरर अटैक के डायरेक्शन दिए और कहा कि लश्कर-ए-तैयबा फुल सपोर्ट करेगा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये कोई संयोग नहीं है कि दिल्ली आतंकी ब्लास्ट से 10 दिन पहले 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहावलपुर में खड़े होकर यही सैफुल्ला सैफ कैमरे पर कह रहा था कि हाफिज सईद चुपचाप नहीं बैठा है, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की साजिश रच रहा है। और इसी बीच अब यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश का होम सेक्रेटरी नसीमुल घनी सितंबर के बाद 7 नवंबर को पाकिस्तान के दूसरे दौरे पर पहुंचा है। 1.5 महीने पहले यह शख्स 9 दिनों के लिए पाकिस्तान में था। यानी बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक जैश और केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लश्कर के भारत पर फिदायीन हमले के तार जुड़ते दिख रहे हैं। इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो मुनीर है, जिसका इलाज होना जरूरी है। हिंदुस्तान कुछ तो जरूर करेगा, कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेगा। अब भारत के विदेश मंत्री ने भी इसके संकेत दे दिए हैं और इसका मतलब यही है कि मुनीर का अंत बहुत नजदीक है। मुल्ला मुनीर को 1000 कट में लहूलुहान करने की पूरी तैयारी है। खबर किसी भी वक्त फटाफट आने वाली है। ढाका में आज की रात कुछ भी हो सकता है। आज रात पिछले साल जैसी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। चुनाव से पहले यूनुस की कुर्सी भी जा सकती है। हसीना समर्थकों और कट्टरपंथियों के बीच जंग भी छिड़ सकती है। मोहम्मद यूनुस इस वक्त बहुत डरा हुआ है। बांग्लादेश की मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। शेख हसीना के किसी भी स्टेटमेंट को टेलीकास्ट करने पर रोक लगा दी गई है। शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। मौजूदा हालात में हसीना का बांग्लादेश आना नामुमकिन है। फिर भी मोहम्मद यूनुस इतना डरा हुआ क्यों है? धान मंडी में ऐसा क्या हुआ जिससे यूनुस अंदर तक हिल गया? धान मंडी की अंधेरी रात में यूनुस को कौन सा खतरा दिख गया है? और आज रात बांग्लादेश में कितनी बड़ी तैयारी है? क्या होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। फांसी की रात बांग्लादेश बुरी तरह सुलग उठा। ढाका की धरती पर पूरी रात दनादन बम चले। रात के अंधेरे में साउंड ग्रेनेड की बारिश हुई। कट्टरपंथी जमात पर धड़ाधड़ टीयर गैस छोड़ी गई। यूनुस की राजधानी में पूरी रात जंग चली, लाठियां चली। शेख मुजीब के घर पर पूरी रात नारे लगे।
बांग्लादेश में यह सब तब हो रहा है जब शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान हो चुका है। कट्टरपंथियों के इशारे पर यूनुस हसीना की वापसी का रास्ता बंद कर चुका है और बात यहीं से बिगड़ गई है। शेख हसीना को मृत्युदंड से बचाने के लिए अवामी लीग मैदान में उतर चुकी है। हसीना को फांसी के तख्त तक पहुंचाने के लिए कट्टरपंथी जमात भी सामने आ खड़ी हुई है और बवाल का सेंटर बना है 32 धान मंडी। 32 धान मंडी सिर्फ शेख मुजीब का घर नहीं है। 32 धान मंडी बांग्लादेश की आजादी आंदोलन की जन्मभूमि है। आजाद बांग्लादेश का सबसे बड़ा सिंबल है और इसी सिंबल पर सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने दोपहर करीब 2 बजे शेख हसीना को मृत्युदंड सुनाया, लेकिन फैसले से 2 घंटे पहले ही जमात और शिविर के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर धान मंडी में मुजीब का घर गिराने पहुंच गए और रात 10 बजे 32 धान मंडी जंग का मैदान बन गया। हसीना को फांसी की सजा के विरोध में अवामी लीग ने बांग्लादेश शटडाउन की कॉल दी थी। मंगलवार को बंद का ऐलान किया था, लेकिन सोमवार रात ही बवाल शुरू हो गया। यूनुस सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर दिए थे। धान मंडी के बाहर फौज खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, लेकिन कट्टरपंथियों की टोली को किसी बात का डर नहीं है। रात होते ही धान मंडी के बाहर जंग छेड़ दी। एनसीपी के स्टूडेंट विंग, जातीय छात्र शक्ति और अवामी लीग के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। यूनुस समर्थक नारे लगाने लगे। देखते ही देखते बमों की बारिश शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी पुलिस और फौज पर भी बम फेंकने लगे। पुलिस फोर्स पर एक दो नहीं, दर्जनों बम फेंके गए। कट्टरपंथियों का मकसद एक ही था, पुलिस कैसे भी पीछे हट जाए और वो धान मंडी में घुस जाए। प्रदर्शनकारियों के बवाल के बीच ही पुलिस का एक्शन भी चालू हो गया। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दंगाई भीड़ को खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गईं, घेर घेर कर मारा गया। जातीय छात्र शक्ति के प्रदर्शनकारी 32 धान मंडी तोड़ने पर अड़े थे, लेकिन जैसे ही पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, भगदड़ मच गई। बहुत से दंगाइयों की टोली दुकानों में जाकर छिप गई। पुलिस जैसे ही पीछे हटी, दंगाइयों की टोली फिर बाहर निकल आई। बवाल का नया एपिसोड शुरू कर दिया। दंगाइयों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने टीयर गैस के गोले दागे। धान मंडी में धुआं ही धुआं छा गया, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी पीछे नहीं हटे। टीयर गैस के बाद भी खड़े रहे, लड़ते रहे। पुलिस को साउंड ग्रेनेड चलाने पड़े। गलियों में फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। पूरी रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग चलती रही। बम गोले फायरिंग होती रही। पूरी रात धान मंडी के बाहर की जमीन जंग का अखाड़ा बनी रही। हसीना के समर्थक भी डटे रहे, जमात के दंगाई भी डटे रहे, यूनुस के समर्थक भी पीछे नहीं हटे। सच बात यह है कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाने के बाद यूनुस की जमीन खिसक चुकी है। अवामी लीग के समर्थक यूनुस को गद्दी से हटाने पर अड़ गए हैं और पूरा बवाल इसी बात को लेकर है। पूरे बांग्लादेश में कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद हो चुकी है। आंदोलन का ऐलान हो चुका है। यूनुस इसी बात से डर गया है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। What is the crime of Sheikh Hasina? Sheikh Hasina built the Padma Bridge. शेख हसीना का अपराध क्या है? क्या ये कि उन्होंने देश का विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लोगों को गरीबी से निकाला, देश को आगे ले गई? मेरे भाइयों और बहनों, शेख हसीना ने जिंदगी भर आपके अच्छे जीवन, लोकतंत्र को बचाने में खपा दिया। यूनुस, जिन्होंने अवैध तरीके से शेख हसीना से सत्ता छीन ली, उनसे बदला लेना चाहता है। जमात, बीएनपी जैसी पार्टियां भी उनसे बदला लेना चाहती हैं। जिस तरह से उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से आईसीटी ने फैसला दिया, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक यूनुस इस्तीफा नहीं देते। आप सड़क पर उतरिए, आप हाईवे पर कब्जा कर लीजिए, नारेबाजी कीजिए। हम इस अवैध फैसले को नहीं मानेंगे। अगर शेख हसीना को कुछ हुआ तो पूरा बांग्लादेश जल जाएगा। यूनुस, देश बचाओ।
It will continue until this illegal Yunus resigns. अवामी लीग समर्थकों ने सड़कों पर कई वाहनों को आग लगा दी है, कई नेशनल हाईवे जाम कर दिए हैं। जुबो लीग और छात्र लीग ने आवाज बुलंद कर दी है। सड़क पर चलती बसों को खाली कराया जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग लगा दी गई है। प्रदर्शनकारी सेना और पुलिस को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम बम भी चल रहे हैं। पुलिस के सामने ही खूब बमबारी हो रही है। नेताओं के घरों के बाहर बम फेंके जा रहे हैं, दहशत फैलाई जा रही है। सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बांग्लादेश में अब आगे कुछ भी हो सकता है। धान मंडी से छिड़ी ये जंग किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकती है। यह जंग पिछले साल अगस्त में हुए आंदोलन की तरह भड़क सकती है। यही जंग यूनुस को कुर्सी से उतारकर फेंक सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझ लीजिए। शेख हसीना पर क्या फैसला आएगा यह सबको पता था, इसलिए अवामी लीग ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। शेख हसीना पर फैसला सोमवार को आया है, लेकिन हिंसा की शुरुआत उससे 4 दिन पहले ही हो गई थी। चटगांव से लेकर ढाका तक बम गोले चलना शुरू हो गए थे। कोर्ट के फैसले से पहले ही हसीना समर्थकों ने यूनुस सरकार को ट्रेलर दिखा दिया। बांग्लादेश कैसे जलेगा ये पहले ही बता दिया था। हसीना समर्थकों को डराने के लिए यूनुस ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन समर्थक यूनुस के किसी ऑर्डर से नहीं डरे। जैसे ही फैसला आया, यूनुस की हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी, और इतनी बड़ी छेड़ दी कि यूनुस के भरी सर्दी में पसीने छूट गए हैं। दूसरी ओर कट्टरपंथियों की टोली भी मैदान में आ डटी है। बांग्लादेश में जैसे ही रात होती है, दंगा शुरू हो जाता है। दंगाइयों की टोली खुलकर आतंक मचाती है। चटगांव से लेकर ढाका तक आग ही आग नजर आती है। अवामी लीग समर्थकों को टारगेट किया जाता है। ये चटगांव की तस्वीर है, जहां हसीना के विरोधियों ने अवामी लीग से जुड़े एक वाहन को आग लगा दी। ये आग बुझी भी नहीं थी। उससे पहले ही चटगांव के रोड डंगशान पर सरकारी जमीन के गेट पर पेट्रोल छिड़क दिया गया और आग के शोले भड़कने लगे। कट्टरपंथियों ने पटोखाली में ग्रामीण बैंक को आग लगा दी। पूरा बैंक जल गया है। जंग बहुत बुरी तरह से छिड़ चुकी है। हमला सिर्फ शेख मुजीब के घर पर नहीं हो रहा है, सरकारी बिल्डिंग्स पर नहीं हो रहा है। जमात और बीएनपी के दंगाई अवामी लीग से जुड़े हर नेता को टारगेट कर रहे हैं। यह पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमीद का घर है। किशोरगंज के इस सालिशान घर में कट्टरपंथियों की टोली घुस गई, घर का सामान तोड़ दिया, मुजीब की तस्वीरें फेंक दी, जमकर लूटपाट मचाई गई है। कट्टरपंथियों की टोली ने अवामी लीग के पूर्व सांसद हबीब हसन के घर को भी आग लगा दी। घर घेर कर भीड़ खड़ी रही, धुआं निकलता रहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे पहले मीरपुर में जुबो दल के नेता को सरेआम गोली मार दी गई। हेलमेट लगाकर दुकान में घुसे 3 हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, सरेआम गोलियां चलाईं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बांग्लादेश में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं। कट्टरपंथी जिसे चाहें उसे टारगेट कर रहे हैं। यूनुस की छत्र छाया में एनसीपी के नेता भी खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। यह एनसीपी का नेता रजीब हसनान है। सरेआम पिस्टल लेकर घूम रहा था, लोगों को धमका रहा था। लोगों ने पकड़कर इसकी पिटाई कर दी। सच ये है कि यूनुस की शय पाकर कट्टरपंथी खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। उनका मकसद अवामी लीग समर्थकों को डराना है, किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करना है। सोमवार को जब शेख हसीना पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उससे पहले ही कट्टरपंथियों ने कोर्ट पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। बुलडोजर लेकर शेख मुजीब का पैतृक आवास तोड़ने पहुंच गए थे। इसी टोली ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए, दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों को पीटा था। पुलिस ने भी दंगाइयों की भीड़ खदेड़ने के लिए खूब लाठी बरसाई थी। यूनुस और जमात ने इस बवाल पर आम जनता का लेबल चिपकाया था।
जबकि सच ये है कि आम जनता की आड़ में शिविर और जमात के दंगाई इस टोली में शामिल हो गए थे और इसका खुलासा खुद पुलिस ने किया है। मोहम्मद यूनुस की टोली बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ पूरी तरह माहौल बना रही है, क्योंकि अगले 2-3 महीने में चुनाव होने हैं। इसलिए यूनुस पूरी तरह कट्टरपंथियों को खुश करने में जुटा हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना को सौंपने की मांग की है। इसके पीछे प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है। बांग्लादेश की सरकार, जो कि अंतरिम सरकार है और कई लोग इसे असंवैधानिक मानते हैं, अगर वो भारत सरकार से प्रत्यर्पण की अपील औपचारिक तौर से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन इस ट्रीटी में कई अपवाद भी हैं, जैसे राजनीतिक अपराध या राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हों। और सबको पता है कि शेख हसीना पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और फैसला भी बदले का हिस्सा लगता है। बांग्लादेश का बच्चा जानता है कि शेख हसीना को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके पीछे मकसद अवामी लीग को खत्म करना है, शेख मुजीब की लेगेसी को खत्म करना है। इसीलिए यूएनएचआरसी ने भी आईसीटी के फैसले पर सवाल उठाए हैं, फांसी की सजा को नाजायज बताया है। We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with the comprehensive process of truth-telling, reparation and justice as the pathway to national reconciliation and healing.